वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अहम सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर हम बच्चों की नफ्सियात के हवाले से बात करेंगे। यानी बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह हेल्दी होते हैं, दिमागी तौर पर भी हेल्दी होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि उनके साथ बेसिकली प्रॉब्लम्स हो क्या रही हैं। क्योंकि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर वो बच्चे बैठते हैं और जब बोर्ड पर टीचर कुछ लिख रही होती है तो उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, या फिर क्या प्रॉब्लम होती है, उनको पिक करने की प्रॉब्लम होती है, या वो चीज़ उसको सही से डिलीवर नहीं हो पा रही होती। तो ये बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं जो कि बच्चों के अंदर पाए जा रहे होते हैं। और अमूमन वालिदैन की शिकायत ऐसी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल भी जा रहा है रेगुलर, ट्यूशन भी जा रहा है रेगुलर, लेकिन जब उसे पढ़ाया जाता है या फिर उसको कोई भी चीज़ पिक करने का कहा जाता है तो वो पिकिंग उसकी अच्छी नहीं है, पिकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी, और लर्निंग की जो प्रोसेस होता है या लर्निंग का जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा जो है बच्चे के अंदर नहीं पाया जा रहा होता। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि आजकल बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज प्रोग्राम के थ्रू आउट मैं इसी मौजू के ऊपर बात करूंगी। आज मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ एस्थमा एलर्जी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। इब्राहिम यूसुफ, सबसे पहले डॉक्टर साहब यही बात करेंगे कि जैसे कि मैंने छोटा सा नाजुक सा मसला उठाया कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं और बड़ी अटेंशन से माँ बाप भेजते हैं सुबह उठाकर और कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, लेकिन जब वो क्लासरूम के अंदर बैठता है और टीचर जब बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है और जब उसके पिक करने का टाइम होता है, जब टीचर उससे कुछ पूछती है कि बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या डिलीवर किया है, वो उससे बताओ, लेकिन वो उसको बता ही नहीं पाता, पिकिंग पावर ही उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये एक नाजुक और छोटा सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। वो समझना पड़ता है जब बच्चा 6 महीने का होता है। अच्छा। जब वो कोई चीज़ आप उसके हाथ में देते हो और पिक नहीं करता तो आपको ये देखना चाहिए कि क्यों पिक नहीं कर रहा। तो वहाँ आपको सोचना चाहिए कि आगे इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। ऑफ कोर्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप पकड़ते हो जब बच्चा कुछ बोलना सीखता है या पढ़ना सीखता है, सुनना सीखता है, सुन के आगे प्रोड्यूस करता है, आंखों से विजुलाइज कैसे करता है। आप अगर छोटा बच्चा बोल नहीं रहा, जाके आप सिर्फ इशारा कर रहे हैं, वहाँ से वो चीज़ ले आता है। अगर वो नहीं लाता वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है। कोई चीज़ अगर पकड़ नहीं सकता, जैसे स्पेशली 6-8 महीने 9 महीने का बच्चा होता है, वो चीज़ें ग्रिप कर रहा होता है, अगर वो ग्रिप नहीं कर सकता तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाइड करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट करना चाहिए। सही। पेरेंट्स और एटमॉस्फेयर ऑफ आवर फैमिलीज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। सही। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी आप उसकी ट्रीटमेंट्स पे और उसके पोर्टफोलियोज पे नहीं पहुंच सकते। फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या एक 2 साल का या 18 महीने का बच्चा आजकल स्कूल जा रहा होता है, छोटा बच्चा, जो कि दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में है कि 18 महीने का बच्चा स्कूल जा रहा है। वरना अब अगर वेस्टर्न मुल्क में लें तो 6 साल का बच्चा ही स्कूल जाएगा, इससे पहले कोई स्कूलिंग नहीं होती, वो घर पे ही पढ़ रहा होता है, घर पे ही सारी चीज़ें सीख लेता है। या उसको वो लोग कहते हैं कि प्रेशर नहीं देना है। आप अगर स्टार्ट ऑफ द ट्रैक लें तो हम स्टार्ट लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहाँ से पैदा होती हैं। अगर एक बच्चा, जैसे मैंने बताया कि आपकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, या 6-8 महीने 1 साल का बच्चा चीज़ें आपको गड़बड़ लग रही हैं, आपको लग रही है कि यार नहीं यार इसके लर्निंग स्किल्स जो हैं या माइलस्टोन्स जो हैं वो कुछ गड़बड़ हैं, तो यू शुड कॉन्टैक्ट पहले तो आपके पीडियाट्रिशियन को। पीडियाट्रिशियन कुछ आपको पकड़ के देगा, उसके साथ आपको पिछली हिस्ट्री पे जाना है। 3-4 हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जेनेटिकली फैक्टर कि माँ के पेट के अंदर कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, नॉक्सिक स्टेट तो नहीं हुई। दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जेनेटिकली फैक्टर्स में कोई एक पेरेंट को या कोई फैमिली में, यानी जो ब्लड रिलेशन में किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी थी तो नहीं। फर्ज करो एक अब्बा अम्मा बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर एक चचा या एक फुप्पी या एक खाला या एक मामू उनको सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज थी,
ऑफ कोर्स यानी आप कह रहे हैं कि हाइजीन से भी आ सकता, यानी जीन से भी आ जीन सकता से भी है। आए ओके। तो जीन से ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर। ऑफ कोर्स माँ और बाप का इम्पोर्टेंट रोल है। पेरेंट में एक पेरेंट को कोई प्रॉब्लम था, ओके, एग्जाम्पल फैमिली किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी का, तो वो आगे जाके किसी भी बच्चे को होगा। तो प्रीनेटल पहले हुआ कि माँ के पेट के अंदर कोई ट्रॉमा तो नहीं है, जेनेटिकली आपको देखना है कि जेनेटिक्स में कोई है कि नहीं है। बच्चा जब बड़ा पैदा हुआ उसके बाद तो कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, तब सांस लिया, रोया सही, न्यूरोलॉजिकल कोई डैमेज तो नहीं हुआ, आगे जाके कुछ 6 महीने के अंदर अंदर कोई उसको झटके तो नहीं पड़े, कोई बुखार हाई ग्रेड तो नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई सेंसरी सिस्टम जो है वो आउट तो नहीं हो गया, कोई ट्रॉमा तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गया जिसकी वजह से कोई ऐसा सेंसरी सिस्टम जिसमें लर्निंग का प्रॉब्लम शुरू हो Damage जाए, हुआ वो भी हो सकता है, जिसमें कान और लर्निंग का एक साथ ही साथ चल रहा होता है। कान, मुंह, बोलना और लर्निंग ये एक साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि इसी से ही, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी उंगलियां भी काम कर रही होती हैं, मेरे कान काम कर रहे होते हैं, मेरी Body आंखें काम language कर रही आपका होती है, मेरा साथ देती दिमाग है ना काम कर रहा पूरा। होता है, सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है। जो मैं सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ जो बोल रहा हूँ वो मेरी उंगलियां से ट्रैवल कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स पूरी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपका ब्रेन है। फिर आ जाए कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर ये कोई फैक्टर नहीं था, जेनेटिक्स भी नहीं था, तो कुछ कुदरती तौर पे बच्चों को कुछ परसेंटेज आ जाती है। 5% क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग का प्रॉब्लम ज़रूर होता है, जिसको टीचर्स पिक नहीं कर सकती। फर्ज करो एक क्लास में 35-40 बच्चे हैं, उसमें से 4-5 ऐसे होंगे, 10 ऐसे होंगे जो बहुत मार पिटाई के साथ पढ़ते होंगे, 5 ऐसे होंगे जो मार पिटाई बेइज्जती के बावजूद भी वो नहीं पढ़ सकते हैं। जिद्दी बच्चे, जिद्दी इसको जिद्दी नहीं कहते हैं, बेसिकली जिद्दी बना दिए जाते हैं बेइज्जती कर करके। तो आपको पहले तो देखना ये जो 15% जो बच्चे हैं, देखिए मारने से कोई इलाज नहीं है कि मारने ढीठ हो से जाता है बच्चा। ऑफ कोर्स ढीठ हो जाता है, स्टबन हो जाएगा। अब स्टबन की बात करते हैं, जैसे आपने कहा ना स्टबन अब होता है कि कब स्टबन 2 वजह से होता है। एक तो मार खा खा के बेइज्जती कर करके अब उसको फिक्र ही नहीं है, और एक स्टबन होता है लाड प्यार से, हर डिमांड पूरी की जा रही है, हर चीज में इसको सॉरी बोला जा रहा है, पूरी फैमिली इसके ऊपर बच्चे पे लगी हुई है, कुछ निकल रहा है, तो हासिल वो किया एक जा रहा है। स्टबन जो लाडले बच्चे होते हैं, एक स्टबन वो है, और एक स्टबन जो है मार पीट के बाद बिल्कुल ढीठ हो गए हैं, वो भी स्टबन होता है जो किसी की सुनता ही नहीं है, या कोई ट्रॉमा हो गया है, पेरेंटिंग में ट्रॉमाज हैं, माँ बाप में लड़ाइयाँ हैं, तो भी लर्निंग स्किल्स बहुत वीक कर जाती हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। अब कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी में जो 5% जो मैंने बताया, एक तो 10% है, उस पर चले मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो बेहतर भी हो जाए और आगे निकल जाए, उनको कोई लर्निंग के इश्यूज नहीं होंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो ये 5% जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जिसको पिक करना होता है पेरेंट्स को पहले कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और अडॉप्ट करना है। अब कई दफ़ा हमारे पास पेरेंट्स आ रहे होते हैं और एक बात ये ज़रूर करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो एक स्कूल से दूसरी स्कूल शिफ्ट हो गया, टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करती, टीचर्स ये हैं, टीचर्स वो हैं। ऑफ कोर्स टीचर्स दीज डेज, इस दौरानिए के इस डिकेड में, 2 डिकेड्स में जो टीचर्स स्कूल्स में दाखिल हुई हैं वो इतनी हाई लेवल एजुकेटेड नहीं है, उनके पास बीएड या एमएड की डिग्रियां नहीं है, उन्होंने वो ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं कि हाउ टू डील विद अ किड। उन्होंने पढ़ा, ए लेवल्स दिया और टीचर लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा ए लेवल्स पढ़ती हैं उसके बाद टीचर लग जाती हैं, उनका प्रोफेशन होता है यार ठीक है यार थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और 9 से लेके 1 बजे की जॉब करेंगे, 9 फिर 5 नहीं 9 से 2 बजे की जॉब करेंगे और घर आ जाएंगे। एक अच्छे सुइटेबल टाइम में घर आ जाना। तो ये प्रोफेशन नहीं रहा, ये एक एंटरटेनमेंट है। मैं कहता हूँ ये टीचर्स की एक एंटरटेनमेंट है, टीचर्स नहीं है। टीचर्स वो थी जो हमारे ज़माने में होते थे, जिनको पिक करना आता था, जिनको पढ़ाना आता था, ऑफ कोर्स उनको नफ्सियात को पढ़ना आता था, उनके पीछे वो मेहनत करना आता था और उनको पता होता था कि आज मैं अपने टीचर्स की बात बताऊं, माई पेरेंट्स आर माई मेंटोर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया। और एक वक्त होता था कि मेरे अब्बा और अम्मा दोनों मिल के मुझे पढ़ाते थे। नो डाउट दे वर वेरी बिजी डॉक्टर्स, बट स्टिल दे यूज्ड टू फीड मी अप विद द नॉलेज, हर चीज की नॉलेज देते थे। ऑफ कोर्स बच्चों के अब तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। आजकल के माँ बाप के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ट्यूशंस लगा दिया। अब टीचर जो ट्यूशन के टीचर है
वो भी सिर्फ शिकायत पे ही है। उसकी भी एजुकेशन अगर लेवल देखें कुल तो उसकी भी एजुकेशन लेवल कोई ज़्यादा नहीं होती, वो भी नहीं, और मैट्रिक अगर पास होती कोई है। बच्चे की बात करूं मैं, अगर कोई बच्चा घर में ट्यूशन पढ़ने जा रहा है किसी और के, तो वहाँ तो टीचर का कंसंट्रेशन ही नहीं ना, वो खड़ी होकर अपने घर के काम भी देख रही है, वहाँ दीगर Of बच्चों course, को भी और देख उसमें रही भी है, 10-15 बच्चे उसने 10-15 बुला लिए बच्चे हैं। उसने बुला लिए हैं, तो तो किस किस पे कंसंट्रेशन Of course, जाएगा? और उसका भी मैटर ऑफ सोच जो है ना यही होती है कि बस वो आधा काम जो है हो वो जाए बस हो जाए, हाँ, बस बैठा है बच्चा। वक्त गुजर जाओ और बेसिकली ट्यूशन का आपको मकसद बताऊं, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक जगह पे बिठाना Engage करना है। बस, और कोई मकसद नहीं है। ट्यूशन टीचर आई डोंट थिंक सो के बहुत ज़्यादा एफर्ट करती होंगी, क्योंकि उनकी भी देखिए एजुकेशन लेवल नहीं हो, पकड़ तो सकती नहीं। अच्छा, वो जो 5% बच्चों की जो हम बात कर रहे हैं, आज जो टॉपिक है ना 5% बच्चों का, तो हम उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो 5% है। अब जो 5% है उसको आपको कैसे पकड़ना है? अब उसको पकड़ने के लिए पहले तो आपको एजुकेशन लेवल किसका अच्छा होना चाहिए? पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स पकड़ सकें, पेरेंट्स इसको अडॉप्ट कर सकेंगे, यार ये है मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम, उसको मुझे ट्रीट करवाना है। कई दफ़ा हमारे पास अगर आते हैं और हम अगर किसी टीचर्स के पास भेजते हैं तो उनको बहुत बुरा लग जाता है कि यार डॉक्टर तो पता नहीं क्या हमें समझा रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्या नफ्सियाती मसला हो गया है। ऑफ कोर्स, तो हम उनको ये बार बार बोलते हैं कि ये नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एन प्रॉब्लम है। यानी फर्ज करो कि एक माइलस्टोन्स का प्रॉब्लम है, एक माइलस्टोन इसने ग्रो नहीं किया लर्निंग का, कोई भी किस्म का माइलस्टोन। जैसे फर्ज करो कि एक माइलस्टोन है, बच्चा खड़ा होता है, कुछ बच्चे क्रॉल नहीं करते हैं लेकिन फकीरों की तरह घसीटते हैं अपने आप को, जिसको कहते हैं बॉटम शफलर। अब माँ बाप हमारे पास आ जाते हैं कि यार इसने तो बच्चे ने तो क्रॉल ही नहीं किया। मैंने कहा खड़ा हो जाता, कह रहा हूँ, फिर बैठ जाता, क्रॉल नहीं करता। मैंने कहा क्रॉल नहीं करता तो क्या करता है? नहीं ऐसे ऐसे चल रहा होता बैठ के। तो मैंने कहा ये तो फकीरों की तरह बैठ के घसीटने वाली चाल है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बॉटम शफलर। तो बॉटम शफलर जो है वो एक कॉमन वजह है, इसमें एक माइलस्टोन्स ग्रो नहीं किया है। तो माइलस्टोन्स को ग्रो करने के लिए इसको आपको ट्रेन करना है, या तो आप क्रॉल के लिए ट्रेन कर लें या भूल जाएं। अब कई बच्चे इसी तरह जब मेंटली इसमें डेवलपमेंट में लर्निंग में आते हैं, अब उसमें आपको सीखना है कि 5% में आपको पकड़ना क्या है। अब कुछ बच्चे आप जिसको डिस्क्राइब करते हैं है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी में पहला वर्ड आता है डिसलेक्सिया का। चलिए, तमाम चीज़ें तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि बड़ी ब्रीफ इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि बच्चों के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उसको कहते हैं ना कि उस प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज हम प्रोग्राम में यही सब कुछ डिस्कस करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पिकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती और हमें पता ही नहीं चल पा रहा होता कि उनके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और पेरेंट्स भी इसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि बच्चे के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि उसकी लर्निंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या पिकिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मुझे बता रहे थे कि इसकी बड़ी कैटेगरीज होती हैं, बड़ी स्टेजेस होती हैं, जो कि प्रोग्राम के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे लर्निंग के क्राइटेरियाज बता रहे थे कि किस तरीके से पता चलता है कि बच्चा कब पिक कर रहा है और कब जो है वो अपनी पिकिंग को लूज कर रहा है। अच्छा, पहले हम स्टार्ट कर रहे थे कि फर्स्ट इसको क्या प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट प्रॉब्लम आई कि 18 महीने का एक बच्चा है, इसको आपने ब क पहले आप स्टार्ट करते हैं या टॉयज से खेलना सिखाते हैं। तो पहले तो हम राइटिंग पे देखते हैं कि राइटिंग में अगर आपने अ सिखाया या ब सिखाया, तो ब जो है इसने ऐसे लिखने की जगह इसने ऐसे लिख दिया, सी ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दिया। बोर्ड पे अगर लिखा रहे हैं या हाथ से लिखा रहे हैं या बुक में पढ़ रहा है तो ही कैन नॉट पिक इट अप कि ये सी ऐसे लिख रहा है। ये सी पिक तो करेगा बट लिखेगा ऐसे, मतलब इसके साथ जो प्रॉब्लम है शेप समझ नहीं आ रही होती। दूसरा, अगर मैं कहूँगा कि ये लो और इसको ऐसे ही एक और चीज उठाओ, तो ये चीज ये नहीं उठाएगा, ट्रायंगल उठा लेगा, पिक करने में मुश्किल होगा, पिक करने में मुश्किल होगा। दूसरा, पिक करने की एक और चीज होती है कि अगर कोई चीज जैसे मैं कहूँ कप उठाओ, तो कप की जगह
उसी मैच का ग्लास उठा लेगा। शेपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। शेपिंग में, यानी पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेपिंग में और वर्ड्स में। ठीक है, कि वर्ड्स समझ नहीं रहा, कलर्स को फाइंड कर रहा है, बट रेड कलर का कप है, रेड कलर का या व्हाइट कलर का कप है, मैं कहा ये कप, दूसरा कप उठाओ, तो व्हाइट कलर का ग्लास उठा लेगा, कप नहीं उठाएगा। अच्छा, तो आपको पहले तो वही डायग्नोसिस बनानी कि यार कहीं ना कहीं कोई इसमें लर्निंग स्किल का प्रॉब्लम है कि ये क्यों इस तरह कर रहा है। तो आपको उसको पहले जजमेंट करनी है, उसको सिखाना है और बताना है। अब ये बताएगा कौन, इसको इस पे डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, उसमें आपको पहले तो फैक्टर समझना है कि यार इसको ये प्रॉब्लम है। अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे, तो भी वो आगे डायग्नोस करके बताएगा। ये स्कूल की फाइंडिंग का काम नहीं है, स्कूल फाइंड नहीं कर सकती पहले तो, ये आपको कोई अच्छा पीडियाट्रिशियन फाइंड आउट करेगा कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, फिर वो आगे रेफर कर सकता है कि आपको जाना कहाँ है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि आपके वर्ड जो हैं उसको समझ नहीं आता, कलर्स पहचान रहा है बट शेप्स नहीं पहचान रहा। ग्लास की जगह कप उठा लेगा, मैंने कहा ये रेक्टेंगल चीज है तो ट्रायंगल उठा लेगा, राउंड चीज है तो रोम्बस उठा लेगा। तो ऐसी यही चीजें होती हैं जिससे आप ये पकड़ सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है इसके साथ। अब ये स्कूल से पहले ही आप पिक कर सकते हो, स्कूल्स में एडमिशन कराने से पहले। इसके साथ ही एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है, जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, बिल्कुल कि उसको लिखना तो आ रहा होता है लेकिन लिखता नहीं, तो उसको भी जज करना है कि यार अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव तो नहीं है, मतलब अटेंशन दे नहीं रहा और हाइपर एक्टिव भी है, मतलब बहुत शोर शराबा, जैसे लाडले जो बच्चे होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, ये मैंने ये पता करना था, मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी भी चीज से डर कोई चीज उठाने का बोलो, कोई चीज मंगाते हैं तो वो डरता है, सहम जाता है, तो क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हैं आपके, अगर खाने का कुछ मंगवाने का कहो या कोई भी चीज़ उठाने का कहो तो ठीक है। वो कह रहे हैं मेरा एक जो है बेटा है, वो अगर कोई भी चीज़ उसको मैं कहूँ या इंस्ट्रक्शन दूँ कि ये पिक कर लो, ये उठा लो, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है। ऑफ कोर्स यही होता है कि आपने जो बैक थ्रू में कोई डांट डपट की हो इन चीज़ों पे, तो मैंने वही बताया ना कि पहले तो आपको चीज़ को समझना है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, उसके पीछे हेफाजत नहीं बन जाना। आप एक दूसरे से, जैसे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स आपस में उलझ जाते हैं, पेरेंट्स उलझ जाते हैं तो बच्चा इससे सहम जाता है। बाप जो है माँ को बोल रहा होता है, माँ बाप को बोल रही होती है कि आप नहीं समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहा, तो इस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाई में ही आपका बच्चा जो है वो सहम जाता है। तो एक तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि सहमा बच्चा तो नहीं है। घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले बताया कि ये लर्निंग स्किल्स पहले तो पेरेंटिंग पे है कि आपकी पेरेंटिंग घर पे कैसी, जरूरी नहीं है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वो उसकी जो तरबियत में ही इसके प्रॉब्लम हो, तब आपके हो सकता है तरबियत सही हो तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, हम दोबारा उस पर आ जाते हैं कि पहले तो उसको हमने कहते हैं डिसलेक्सिया। अब वहाँ से आपने पिक करना शुरू किया कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सेकंड आता है जब बच्चा 1 2 3 4 करना शुरू करता है, आप जैसे अबकाडा हो गया जिस पर डिसलेक्सिया, शेप्स हैं और आपके कलर्स हैं, उसको आप कलर्स नहीं, शेप्स, बेसिक्स। सेकंड आया कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे 1 2 3 4 है, 5 6 7, 1 2 लिख दिया लेकिन 3 लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3 या तो डिसलेक्सिया है तो 3 को उल्टा लिख देगा। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी कौन और कहाँ से बात करें जी? जी मेरा नाम नाजिम है, मैं खुदादाद कॉलोनी कराची से बात कर रहा हूँ। जी नाजिम, मेरी पोती है 2.5 साल की जी। जी, ये घर पे कोई भी नया बंदे नए आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई काम करने वाला आ जाए तो ये छुप जाएगी, डर जाती है बहुत। इसको कहते हैं बैठो आके, लेकिन नहीं बैठी। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसको? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं मेरी एक 2.5 साल की पोती है और घर में अगर कोई भी मेहमान आ जाए या अननोन पर्सनालिटी आ जाए या काम करने वाले आ जाए, बट अगर कोई भी बाहर से अगर घर के अंदर आ रहा है तो वो डर जाती है, सहम जाती है, छुप जाती है।
हाँ, ये लड़कियों का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, शाय होती हैं, प्लस साथ में वो अनरिकग्नाइज्ड बंदे से डर जाता है, बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है। दूसरा एक होता है ना कि बच्चे की एक नेचर होती है, किसी किसी बच्चे की होती है, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल नहीं सकते हैं, वो भी एक आगे जाके एक प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। आपको बच्चों को बिल्कुल, आपको बच्चों को बहुत इनिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों से मिलें, बात करें, खड़े रहें, बैठें, उधर सबसे इंटरेक्ट करें। तो ये इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कई दफ़ा यही वाले बच्चे जो हैं, ये माँ बाप, वही आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम इज बिहाइंड द, यानी बचपन से छोटे होते ही उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किसी से मिलवाना। ट्रेनिंग तो आपकी 6 महीने से स्टार्ट हो जाती है। जहाँ 6 महीने का बच्चा होता है वहाँ से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। अब 6 महीने के बच्चे से आप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की तो आपकी चीज़ें आगे जाके जो है ना ख़राब होना शुरू होगी, क्योंकि 6 महीने से आपको पेरेंटिंग की चीज़ें होना ज़रूरी है। उसके साथ आपका अच्छा पीडियाट्रिशियन साथ में होना चाहिए, तो आपकी चीज़ें जो है ग्रो करती हैं अच्छी तरह, वो आपको बताता है। स्पेशली वो टाइम दे, स्पेशली आप क्लिनिक्स में जाते हैं, टाइम नहीं होता तो समझा नहीं सकते हैं। यही आपके प्रोग्राम्स हैं। मतलब एक अच्छी काउंसलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग, यही इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ बैठे हैं, थैंक्स टू मेट्रो न्यूज़ इतना बड़ा टॉपिक जो है उठा के आपके सामने ले आए हैं, और लोग सुन रहे हैं और सुने और उसको अमल भी करें। अब हम दोबारा उस पर आते हैं कि ये मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कहते हैं डिस्कैल्कुलिया, कई दफ़ा किसी बच्चे को +2 + 2 4 बस यही वाली बात है, जहाँ हम टॉपिक पे आते हैं वहाँ एक कॉल आ जाती है। जी कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो जी, कौन है, कहाँ से बात करें? मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मुझे पूछ के बता दें क्या प्रॉब्लम है। जी 2 + 2 4 2 2 4 2 2 4 लिखने में इसको प्रॉब्लम होगा, 2 2 4 नहीं लिखेगा, इसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। इसी तरह 2 + 2 4 नहीं कर सकेगा, 3 + 3 6 नहीं कर सकेगा, 3 2 3 9 नहीं बोलेगा। तो इसके लिए जो चीजें हैं उसको वहीं पकड़ना, यानी आ रहा होगा लेकिन लिख नहीं पा रहा होगा, या उसको समझ नहीं आएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक। 4 - 1 3 नहीं लिखेगा। 4 अगर आप कहेंगे कि 4 - 1 लिख दो तो 1 - 4 लिख देगा, उल्टा लिख देगा। फिर -3 नहीं लिखेगा, 3 भी नहीं लिखेगा। तो इसको कहते हैं डिस्कैल्कुलिया, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हाई स्किल्ड टीचर्स होने चाहिए। सारी चीजें बात करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस समीर बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मैम, एक्चुअली मसला ये है कि मेरा बच्चा है तकरीबन 7 साल का ना। 7 साल। तो उसका ये मसला आ रहा है, तकरीबन 3 महीने से स्कूल जा रहे हैं वो, और वो बहुत रो रहे हैं। ठीक है मैं पूछ रही वो थी। बहुत ज्यादा रोते हैं, और उनकी यानी गैदरिंग से भी थोड़ा घबराते हैं, जैसे आउटसाइड कहीं उसको लेके जाएं और कुछ देर के लिए पेरेंट्स उससे थोड़ा हट जाते हैं तो एकदम से वो रोना शुरू कर देते हैं। जाता है, रोना शुरू जी। और ठीक है। स्कूल में बहुत ज्यादा जो है ना, इवन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर से बात हो गई है तो वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज पे। काइंडली हमें गाइड कर सकते हैं आपके? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ कि घर के दूसरों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ ठीक है, से। मैं अभी काउंसलिंग solution की बता जहाँ तक देती बात है तो पेरेंट्स काउंसलिंग। वो कह रही है मेरा 7 साल का बेटा है और वो जब स्कूल जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है, और वहाँ से टीचर्स की तरफ से कोई इशू नहीं है, पढ़ाई की तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना रोता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो रोता क्यों, और बार बार वहाँ से कॉल्स आ रही होती है कि आपका बेटा चुप ही नहीं हो रहा। और कह रही है अगर मैं किसी गैदरिंग में लेकर जाती हूँ उसे, या बाहर कभी हमने कोई फैमिली गैदरिंग में गए या इंटरेक्शन हुआ कहीं बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी जगह पर, तो अगर कहीं पेरेंट्स इधर से उधर हो गए थोड़ी देर तक तो वो इतना रोने लगता है कि घबरा जाता है, एकदम से पता नहीं चलता। इसके लिए मैंने आपको कहा कि इंटरेक्शन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी एक स्किल है कि आप लोगों से इंटरेक्शन कैसे कराते वो हैं। कह रहे हैं घर में किस तरीके कई से दफ़ा मैं इसकी बच्चे थेरेपी कर सिर्फ, आपको बात बताऊं, कई दफ़ा सिर्फ माँ बाप होते हैं और सिर्फ एक बच्चा होता है, तो कई दफ़ा वो लोनली फीलिंग की वजह से कई दफ़ा वो घर पे इसी तरह स्टक रहता है। और कई दफ़ा
जब बच्चा जो होता है ये भी एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है, यानी माँ बाप में से ऐसा कोई बच्चा ऐसा था, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ऐसे ये इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये माँ बाप की तरफ से भी आ रहे होते हैं जेनेटिकली। अच्छा। जेनेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम था तो इस तरह होगा बच्चे के साथ कोई ना कोई, लेकिन वो भी एक ट्रेनिंग से आप सही करते हो। आप जब स्कूल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो होता क्या है कि कुछ अरसे तक माँ जो है जाती है स्कूल में बच्चे जाती के है, साथ। नो डाउट क्लास से बाहर बैठे या क्लास के अंदर बैठे कुछ अरसे तक, तो बच्चा जो है वो फिर आप उसी बच्चों के साथ आप रिलेशन बनाते हैं, जो बच्चे वहां पे फिर पढ़ रहे टीचर हैं, उसको फिर जरा टीचर के साथ कंट्रोल आप करे, हाँ। टीचर के साथ माँ खड़ी रहती है, फिर आप उसको इंटरेक्शन करवाते हैं, फिर जो बच्चे वहां पे बैठे होते हैं उनको आप गिफ्ट्स दें, गिफ्ट्स लें, शेयरिंग वाली कहानी करें, फिर उन्हीं बच्चों को फ्रेंड्स बनाएं, उनको घर बुलाएं, तो बच्चा जो है उसको अडॉप्ट करेगा और फिर वो इस एटमॉस्फेयर में आ यानी जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती हैं, ये और बहुत टीचर्स एक- का बड़ा भी रोल होता है इसके अंदर, ये भी क्योंकि- बहुत बड़ा हाँ। एक वो है कि ट्रेनिंग ऑफ ए चाइल्ड टू गो टू द स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें माँ का रोल होता है, अब्बा का रोल होता है कि दे हैव टू गो एंड सिट फॉर फ्यू आवर्स वहाँ पे गुजारे, यानी वहाँ पर पेरेंट्स का उनको रोल इतना दोस्तियां होना देखिए होना दोस्तियां करानी चाहिए होता है। अब कई दफा कि क्या होता है, बच्चों अब को बच्चा ट्रेन कर सके वहाँ पर। अब जैसे तो बच्चों को दोस्ती नहीं कर सकता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही थोड़े से स्टबर्न होते हैं या दोस्ती नहीं कर सकते लोगों से, इंटरेक्ट नहीं हो पाते बहुत इंटरेक्ट नहीं जल्दी हो ना। सकते, बात नहीं कर सकते। ये भी कई दफा कुछ पिक करने वाली चीजें होती हैं कि यार हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बेसिकली इसमें कोई मामूली सा एक कह सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन है कोई या कोई confusion ऐसा है, कुछ मसला है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। कि हम लेकिन- घर में बैठ के उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या घर में बैठकर ही उसको ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि वो इजीली जो है वो ये तमाम चीज़ों को कैरी कर सके। और बहुत सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं स्कूल जाते वक्त, तो पेरेंट्स जो है जिस तरीके से तरीक़ेकार बताया कि आप खुद जाएँ और ये तमाम प्रोसीजर को अपनाएं, इससे जो है बड़ा बच्चा जो है स्टेबल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली हो जाएगा, और जैसे कि अभी स्कूल जाते हुए रोता है और आगे जाके वो नहीं रोएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, तमाम चीज़ों को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमें बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी, इन लोगों की शिकायत भी आ रही थी कि उनके बच्चे थोड़े से अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ज़िद पे आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं। तो उसके साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से उस बच्चे को लेकर चलना है, ये तमाम चीज़ें हम शो के थ्रू आउट आप लोग को बता रहे हैं। और जो लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं उनके लिए भी मैं तमाम चीज़ें जो है यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो आप लोग को तरीक़ेकार और सॉल्यूशन बता सकूँ कि आप अपने बच्चों से किस तरीके से डील करें, उनको किस तरीके से टैकल करें। अच्छा डॉक्टर, हम यही बात कर रहे थे और अभी हमें कॉलर्स भी यही मौसूल हो रहे थे कि बच्चे जो है वो ज़िद पे बड़े आ जाते हैं, ये मनवाना है, वो मनवाना है, रोना धोना, खाना कम कर दिया, बड़ी खुराक उनकी गिर गई, उसके बाद फिर एक झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो ये भी इन्हीं चीज़ों में आते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि 4-5 बच्चे हो गए हैं, बच्चा एक लाड प्यार से पल रहा है और सडनली 2 बच्चे पैदा हो गए, अटेंशन सीकर होता है, अटेंशन सीकर होते हैं, वो बच्चे झूठ भी बोलना सीख जाते हैं, प्लस साथ में एक बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, एक बच्चा फर्स्ट करो पहला वाला बच्चा पैम्पर हो रहा है, 2 बच्चे पैम्पर नहीं हो रहे हैं, एक बेटी मतलब पैदा हो गई, कमतरी भी आ कई जाती दफा है। बाप ने बेटी को अडॉप्ट कर लिया कि यार बस वही है मेरी जिंदगी में, माँ ने लाडला बेटे को बना कर लिया, उसके मुंह तो से ऑफ जो कोर्स निकले। लेकिन पेरेंटिंग इज विद बोथ पेरेंट्स। कई दफ़ा मैंने वालिदैन में से सबसे जो चीज़ देखी होती है इसमें फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। फादर का एटीट्यूड केयरलेस हो या बहुत ज़्यादा घर में आके हाइपर एक्टिव हो जाता हो, चिड़चिड़ापन ना दिखाए अच्छा बच्चों उसकी को। नेचर भी डिपेंड करती है, वो सहम जाए बच्चे, तब भी वो बच्चे बहुत सहम रहे होते हैं, बच्चा डांट और पे पड़ रहा हो, अमूमन जो लड़के होते हैं वो वालिदैन ऑफ कोर्स, सेकेंडली कई दफ़ा क्या होता से डरते है, हैं। ऑफ कोर्स कई दफ़ा क्या होता है कि बाप आया, अब्बा आए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, खाने की टेबल पे भी शोर शराबा चल रहा है, घर का एटमॉस्फेयर इज टू पैनिक, तो उसमें अच्छा बच्चा आपका कभी नहीं निकल सकता। पीछे आप देखें सहम जाता है, इसमें लर्निंग स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगी, इसमें कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, स्टबर्न हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मैं मिसेस अली, मेरी बेटी है 3 साल की। जी जी जी, वो ना बोलती नहीं, जैसे एक बच्चे अमूमन बात करते हैं वो इस तरह से बात नहीं करती, वो बहुत कम बोलती है, बस मम्मा पापा भाई
यानी कुछ कुछ वर्ड्स बोलती है, ज्यादा नहीं बोलती। जी जी, कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं उनको, बोल अल्लाह बोल लेते हैं, आधा कलमा पढ़ लेती है, लेकिन जिस तरह से बच्चे बोलते हैं ना, इस तरह से नहीं बोल पाते हो। फ्लुएंटली नहीं बोल पाती, तो वो कह रही है फ्लुएंटली नहीं बोल पाती और आधे आधे वर्ड्स मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ कि स्पीच डिले इसको कहते हैं, स्पीच डिले या स्पीच में कोई एरर्स हो तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नूरानी कायदा लें, ज़ोर ज़ोर से आईने के सामने पढ़ें तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैंने देखा स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पीच अच्छा। डिले इसी तरह ही ख़त्म हो जाता है और इससे अच्छा सोल्यूशन मैंने नहीं देखा। क्यों? मैंने वही कहा कि माँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और मुल्क की का बताना चाह रहा था, लेकिन वी विल डू इट कंटिन्यू, हम टाइम नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। एक चीज़ जो एक स्टबन बच्चे और हो जाते हैं सडनली, उसमें हमेशा 1000 days ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं छोटा सा एक मैसेज दे दूँ कि माँ की न्यूट्रिशन से डेवलपमेंट होती है 2 साल तक बच्चे की। सडनली अच्छा बच्चा डेवलपमेंट तो सही है, सब कुछ है, अचानक जिद्दी हो गया, खाना छोड़ दिया, चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेबल रह रहा है या पढ़ने में स्किल्स कम हो गए, एक्टिविटी में कम हो गई, ऑलवेज चेक वाइटामिन्स। उसका हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक करें, सही। विटामिन डी को ज़रूर चेक करें, दूसरे जो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है उसको ज़रूर चेक करें, हाई मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशन पे ज़रूर फोकस करें क्योंकि 1000 days ऑफ लाइफ सिखाता ही है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से माँ, बच्चा और सेकंड यूट्रस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से बच्चा, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो IUGR पैदा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए, 2.5 उसके डेवलपमेंट डिलेज हैं ये सब। साथ में हीमोग्लोबिन लेवल, और जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है वो है वर्म्स, कीड़े जो होते हैं, पेट के कीड़े जो होते हैं Exactly. उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में हीमोग्लोबिन लेवल क्यों गिरा है उसको चेक करना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आप ठीक करेंगे तो चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सही। पेरेंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग के साथ आपको सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसमें माँ और बाप दोनों का रोल है। अगर माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं और आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, या दादा दादी का नेचर थोड़ा सा स्टबन है, या वो डांट डपट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे वो एहसास कमतरी में रहते हैं। मतलब एक भाई के बच्चे को बहुत लाड प्यार मिल रहा है, एक भाई के बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। चाहे हो सकता है उसकी कमाई कम हो, उसकी कमाई ज्यादा है तो उसके बच्चों को ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है, बच्चे दूसरे सब पिक करते हैं, तो बहुत देखते सारी हैं। चीजें पिक कर रहे होते हैं। सेकेंडली, एक भाई का बच्चा साथ रह रहे हैं, उसकी कमाई ज्यादा है, उसने गैजेट से खरीद लिया, उसने बहुत सारी चीजें खरीद के आ वीडियो रहा है, गेम्स आ गए उसके पास, उस दूसरे वाले भाई के बच्चे के साथ ये इतनी प्रॉब्लम्स आसाइशें है। नहीं तो है। लेकिन कंबाइंड फैमिली का मतलब ये होता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप अगर फर्स्ट एक बच्चा, चाचा का अभी ही बच्चा बच्चे है, को सिखाएं फिर ये सिखाएं कि आपको दूसरे के साथ शेयर करना है, मिल बैठ के सारे। देखिए अगर कजन्स भी हैं तो भाई बहन, भाई कहलाते हैं, भाई और बहन यानी कहलाते हैं। फैमिली का रोल बड़ा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ माँ बाप नहीं है। अगर हमारे मुल्क में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे मुल्क में तो कंबाइंड फैमिली का निज़ाम सबसे ज़्यादा है। तो कंबाइंड फैमिली में अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो कुदरती तौर पे चीज़ें जो है ना खुद ब खुद जाएंगी, बेहतर होती इसके जाएंगी। साथ माँ बाप का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप को स्किल्स पकड़नी है कि स्किल्स में कोई कमी आ रही है तो उसको वहीं से सेटल करना है, वहीं वो टीचर को ढूंढना है कि कौन से स्किल्स को पकड़ सकते हैं। खुद पहले पकड़ें फिर टीचर्स अच्छे ढूंढें, घर के एटमॉस्फेयर को अच्छा करें, न्यूट्रिशन को बेहतर करें, खाने पीने पे अच्छे पिलाएं, चीज़ें कुदरती तौर पे बेहतर हो जाएंगी। और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत बड़ा एक चैप्टर है, जिसको हम सेटल करेंगे और दूसरी भी कॉज ले लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि फैमिली की तरफ से भी आते हैं, यानी फैमिली ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चे के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो या बच्चे की फैमिली के अंदर एटमोसफियर अच्छा हो तो ये उस पर बड़ी अच्छी साख बिठा देता है। तो मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं तो फिर वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ फैमिलीज़ को देखें जो कि शॉर्ट फैमिलीज़ होती हैं, उनके अंदर भी इश्यूज आ रहे होते हैं कि बच्चा अगर लोनली है, अलग है और वो इकलौता है तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, आसाइशें भी उसको उसी लेवल की दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर जाता है तो वो उस तरह का बिहेव नहीं कर पाता। इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अडॉप्ट करना सीखना चाहिए पेरेंट्स को। आप आपने इतनी बड़ी बात कर दी, अब पेरेंट ने आपकी बात को अडॉप्ट किया तब तो बिल्कुल सही है। और अगर उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया और कहा कि कुरतुल्लैन ने और डॉक्टर इब्राहिम ने सब गलत कहा है, तो आप कभी भी उसको पेरेंटिंग अच्छी नहीं कर सकते, उसको आप कभी भी उस स्किल्स पे नहीं लेके जा सकते, उस तजुर्बे पे नहीं ले जा सकते, उसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते। आप इसको हमेशा डम रखेंगे।
यानी और stubborn रखेंगे। बात को मानना जरूरी है। आपकी और मेरी बात को मानना जरूरी है। आज का जो टॉपिक था उसको मनवाना जरूरी है कि आपके अंदर से फील करें कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन निकालना है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको एहसास कमतरी पे नहीं ले जाना, उसको उसके लिए फाइंडिंग ऑफ वेज निकालना है, डिफिकल्ट नहीं रखना। अब देखिए, अगर एक चीज है कि कहते हैं ना कि दो रास्ते होते हैं, अगर ट्रेन की पटरी के दो रास्ते हैं, एक तो सीधी सीधी जा रही है, एक मुश्किल रास्ता है, एक आसान रास्ता है, तो आपको डील करना है। अगर मुश्किल रास्ता है उसको भी आसान तरीके से निकालना है। अगर आप जंगल में कहीं फंस जाते हैं तो आप रास्ता ढूंढते हैं। कहीं फंस जाते हैं तो आप स्टॉप करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार मैं इधर से आया था, अब मुझे वापसी का रास्ता यहीं से लेना है, तो आपको सोल्यूशन निकालनी है। सोल्यूशन निकालेंगे तो खुद ब खुद आपको रास्ते भी मिलेंगे और सीधी राह पे मिलेंगे और साथ में। अच्छा, यानी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जबकि हम फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, या फैमिली जो है वो बहुत ही कहते हैं ना बड़ी फैमिली है, और अगर उसके अंदर 3-4 बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के हैं, जैसे आपने भी बात की कि बहुत सारे 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, और एक के पास बड़ी आसाइशें हैं, दूसरे के पास आसाइशें कम हैं, और जब वो इन तमाम चीज़ों को पिक कर रहा होता है या थ्रू आउट इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है, किसी भी बच्चे के पास अगर ज़्यादा लग्जरी आ जाती है तो अगला बच्चा एहसास कमतरी में चला जाता है। और अगर हम स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, बहुत सारे बच्चे जो है देख रहे होते हैं कि भाई वो वाला बच्चा तो ये तरह का लंच बॉक्स लाया है, वो वाला बच्चा इस तरह की चीज़ें लाया है, और वो वाला बच्चे के पास ये वाला पेन है इस तरह की, उसके पास ये कैटेगरी है, उसके पास इस तरह का बैग है। वो घर आके माँ बाप को बताता है कि मम्मा उसके पास तो ये था, बाबा उसके पास तो ये था, बाबा वो आज ये लेकर आया था। तो बच्चे ये सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। खुरदुल्हन, एक चीज आपने देखी होगी पुराने वक्तों में, आपके ज़माने में, या मैं आपसे सीनियर हूँ तो ऑफकोर्स मेरे ज़माने में, या बहुत सारे लोग जो पिछले वक्तों में देखें, तो स्कूल में एक रेगुलेशन थी। एक नॉर्मल तरीके से पैंट शर्ट पहना जाता था, एक ही जगह से टाई और लिया जाता था। आपकी पेंसिल्स भी सेम होती थी। पेंसिल्स आपको, बच्चों की पेंसिल्स रख ली जाती थी वहीं और आपको टिफिन बॉक्स भी एक रेगुलर टाइप का लेना पड़ता था। अब वो स्कूल्स और आज की स्कूल में बहुत फर्क है। देखिए, यही चीज होती है कि पिक एंड टीच वाली बात है। अगर आप इसी तरह सादगी से सारे करें, देखिए अगर आप, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो उनको मैं बहुत अडॉप्ट करता हूँ, जिसमें बोरी कम्युनिटी है, इस्माइली है, आगा खानी है, उनको मैं बहुत अडॉप्ट करता हूँ। क्यों अडॉप्ट करता हूँ? डिसिप्लिन के बड़े पाबंद होते हैं। डिसिप्लिन के बहुत परफेक्ट है। आप उनकी देखें, ड्रेसअप एक होगा, उनमें कोई इतना फैशनेबल चीजें नहीं होंगी, वो हर बच्चे को एक ही तरह रखेंगे। अगर वो अमीर भी हैं या गरीब भी है, उनके एक खाने का स्टाइल भी होगा कि खाना मस्जिद से ही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैंने देखा उनकी कम्युनिटी के अंदर भी बड़ा जो है ना, वो कहते हैं इंटरेक्शन होता है। स्कूल वो बाहर नहीं पढ़ेंगे, स्कूल वहीं पढ़ेंगे, वही कम्युनिटी, उनकी मदरसा होगा, उन्हीं का कम्युनिटी होगी, उन्हीं की स्कूल्स होंगी, एक ही ड्रेस होगा। आप वो देखें, वही ड्रेस में जाएगा, ड्रेस चेंज नहीं है। मस्जिद में भी ड्रेस एक ही है, वही टोपी पहननी है, वही यानी ताकि सारे बच्चे जिसका लेवल भी कम है, तो आप ये सोचें, उनकी कम्युनिटी आप इस्माइली को देखें या दूसरे पारसी को देखें, उनकी कम्युनिटी क्यों इतनी हाई लेवल एजुकेशन पे जाती है? क्योंकि उनमें कुछ इस तरह की कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं है, तो एक ही तरह पल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि यार मुझे तो यही चीज मिलनी है, पेंसिल भी मुझे स्कूल वाला ही देगा। अब यहाँ पे तो स्कूल सारे प्रोफेशनल लोग हैं, टीचर्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं। टीचर्स को अपना वक्त गुजारना होता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 2 बजे तक। माँ बाप भी स्टैंडर्ड से कम की बात ही नहीं करते। ऑफ कोर्स, तो उनको भी सारी चीजें होती हैं कि स्विमिंग हो, ये हो, पढ़ाई हो कि ना हो, या टीचर्स अच्छी हैं कि नहीं। अब कई दफा स्कूल्स में मैं तो हमेशा टीचर्स को भी प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को, वो टीचर्स ज्यादा मुझे अच्छी लगती हैं जो इन चीजों को पकड़ के कहती हैं कि यार ये बच्चा, उसको मुझे ट्रेन करना है, ये मेरा टारगेट है। बिल्कुल। तब आपका उसको टीचर का अल्फाज कहा जाता है। हमारे टीचर तो हमारे वक्त में हम पे मेहनत करते थे। आज के टीचर्स कभी मेहनत नहीं करते हैं, वो आपके माँ बाप को ही टाइम को पास कर रहे होते हैं। टाइम पास कर रहे। मैंने आपको बताया एजुकेशन लेवल नहीं है। एक तो जब एजुकेशन लेवल नहीं होती तो आप कभी भी टीचर्स को, कभी भी आप इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है पकड़ने का। तो टीचर्स को ही पकड़ना है कि वो जो 5% जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको अगर पकड़ के प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोज बनाए कि यार ये इसके साथ है और ये चीज हम इसको डायग्नोसिस में बना के ये चीज होगी, और उसको उस स्कूल में भेजा जाए जिसकी फीस बहुत ज्यादा ना हो। आजकल होता क्या है कि स्पेशल चिल्ड्रन की स्कूल की फीस ज्यादा होती है, तो फिर माँ बाप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम भी अगर किसी टीचर्स के पास भेजते हैं,
अगर वो डायग्नोसिस भी कर रही है या वो पढ़ा भी रही है तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इसलिए भी है वो पढ़ के बाहर से आई हैं, लर्निंग स्किल्स पढ़ के आई हैं, लर्निंग उसी चीज में स्टडीज की भी है। तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम कैसे आगे लेके जाएं। या उनके लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए। वेस्टर्न की बात बताऊं कि कुछ बच्चे अगर फर्ज करें कहीं लैक होते हैं, दे डोंट चार्ज फीस। अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है स्कूल के, स्कूल्स आर फ्री। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक टीचर डिजिग्नेट कर दिया जाता है कि अगर इसको मैथ्स का प्रॉब्लम है या इसको डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम है तो एक उसी तरह का स्टाइल का टीचर को डिजिग्नेट किया जाता है, उसको सिखाएगा और उसको उस तरह लेके चलेगा। वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज है, डाउन सिंड्रोम है, इतनी आती भी नहीं है। और यहाँ पर ये है कि थोड़ी सी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। और अगर टीचर वहाँ पे तो टीचर्स क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वहाँ पे पिक ही बहुत जल्दी कर लेते हैं। वहाँ पे एक जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है, यहाँ की क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर सिर्फ ए लेवल या ओ लेवल्स है। इसके बाद तो उस तमाम चीजों के ऊपर स्टडीज की भी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया।